हाँ ना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तांडव के आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। सभी को वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री महाकाल, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार कंफर्म करके बताइएगा कि आप लोगों को आवाज आ रही है, ऑडियो वीडियो प्रॉपर है। जी, सुमन लता जी, दिलीप जी। आज का टॉपिक जो है ये आपका भुगतान संतुलन है। इसे अंग्रेजी में बैलेंस ऑफ पेमेंट और शॉर्ट में बीओपी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट पर। आज मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, सूचना देना चाहता हूं कि आज से आपकी एप्लीकेशन पर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, है ना। मैंने बोला था मंडे से आपकी एप्लीकेशन पर विधिवत क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आज आपकी पहली क्लास है शाम को 7 बजे से, है ना, और 8 बजे से। 7 बजे से आपका इकोनॉमिक्स का है और 8 बजे से आपका हिस्ट्री का है ना। तो क्लास का शेड्यूल सुन लीजिएगा कि अगर मैं यूट्यूब क्लास की बात करता हूं, है ना, अगर मैं ये जो यूट्यूब क्लासेस हैं, डेमो जो लेक्चर्स चल रहे हैं, ये आपका 5 से 6, इसमें मैं आपको इकोनॉमी पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पर, और 6 से 7 में मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं एप्लीकेशन क्लास की बात करता हूं, जो आज पहला दिन है ना, और पहले दिन से क्लास आपको ज्वाइन करनी चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना जाए, और लाइव क्लास ही देखना चाहिए। वो अलग बात है कि अगर हम लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं तो हम फिर रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। एप्लीकेशन क्लास का टाइमिंग जो रहेगा, जो टाइम रहेगा, वो आपका अभी 1-1 घंटे चलने वाला है। जैसे 7 से 8 और 8 से 9, ये टाइम आगे चलकर चेंज हो जाएगा, है ना। 7 से 8 में मैं आपको इकोनॉमिक्स यूनिट 1 से स्टार्ट करने वाला हूं, और 8 से 9 में, 7 से 8 में इकोनॉमी, और 8 से 9 में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो ये मैंने आपको शेड्यूल बता दिए हैं क्लास के, है ना, ये मैंने आपको शेड्यूल बता दिए हैं क्लास के। क्लियर है? तो जिन लोगों ने भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया हो, है ना, जो लोग लेना चाहते हो कोर्स, वो यहाँ पर आ सकते हैं, कोर्स परचेज कर सकते हैं, और एप्लीकेशन पर स्टार्टिंग से क्लासेस देख सकते हैं आज से। ठीक है जी। प्रताप सिंह जी, पारू जी, सुमन लता जी, दिलीप जी, सभी को वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री महाकाल। तो ये टाइमिंग आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, उम्मीद है। चलिए आगे हम बात करते हैं किस पर? बैलेंस ऑफ पेमेंट पर। आगे हम बात करते हैं किस पर? बैलेंस ऑफ पेमेंट पर। सर बीओपी को क्या कहा जाता है? तो बीओपी को बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन कहा जाता है ना। इसे अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से जाना जाएगा, और इसे अगर हिंदी में देखा जाए तो इसे भुगतान संतुलन के नाम से जाना जाएगा। ये टॉपिक जो है ये आपका वैश्विक व्यापार को डिकोड करता है। जी, रूपा पारा सर जी, वेरी गुड इवनिंग। तो भुगतान संतुलन की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। आपको किसी एक वित्त वर्ष को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी देश का अन्य देशों के साथ जो वित्तीय लेन देन होता है ना, जो वित्तीय लेन देन होता है, या मैं बात करूं कि जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं एक देश की अन्य देशों के साथ में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? तो उसी को हम बोलते हैं, उसका लेखा जोखा रखना ही क्या कहलाता है? लेन देन का लेखा जोखा रखना या आर्थिक क्रियाओं का लेखा जोखा रखना ही हमारा क्या कहलाता है? भुगतान संतुलन कहलाता है। तो मैं आपको यहां पर समझाते हुए लिखते चलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला किसी एक वित्तीय वर्ष में, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर हम सब पर बात करेंगे। हम आपको मदे बताएंगे, मदों में मैं आपको दृश्य और अदृश्य मदे बताऊंगा। उसके अलावा मैं कुछ अकाउंट्स या खातों पर भी बात करूंगा, जैसे आपका चालू खाता है, जैसे आपका पूंजी खाता है। चालू खाता और पूंजी खाता से आपने वर्ग 2 में सवाल भी देखे हैं, और फिर इनके डेफिसिट भी बताऊंगा कि भाई चालू खाता घाटा क्या होता है, भाई पूंजी खाता घाटा क्या होता है। तो इसमें हम बहुत सारी चीजें बात करने वाले हैं, तो आप लोग क्लास के एंड तक बने रहिएगा। यहां पर लिखा है किसी एक वित्तीय वर्ष में, किसी एक वित्तीय वर्ष में, है ना। अगर मैं बात करता हूं किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी देश, किसी एक देश का, किसी एक देश का, किसी एक देश का अन्य देशों के साथ, किसी एक देश का अन्य देशों के साथ, अन्य देशों के साथ, है ना, किसी एक देश का अन्य देशों के साथ, ठीक, किसी एक देश का अन्य देशों के साथ क्या? आर्थिक लेन देन, आर्थिक लेन देन का लेखा जोखा रखना, आर्थिक लेन देन का लेखा जोखा, अकाउंटिंग लेखा जोखा रखना,
ही क्या कहलाता है? ही भुगतान संतुलन कहलाता है ना। ही क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन कहलाता है। ठीक है सर, हम इतनी बात समझ गए। अगर मैं यहां पर अन्य देश की जगह शेष विश्व लिख दूं तो भी चलेगा। अभी मैं इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। मैंने बोला किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी एक देश का अन्य देशों के साथ आर्थिक लेन देन का क्या रखना है? लेखा जोखा रखना ही क्या कहलाता है? तो भुगतान संतुलन कहलाता है। आप कहना क्या चाहते हो? आप हमें आसान शब्दों में बताओ। आ जाओ, सुनो ध्यान से। मैंने लिखा है यहां पर कि ये आपका भारत है, ठीक है, भारत है। ये भारत का आप क्या कर रहे हो? तो भारत से यहां से आप क्या कर रहे हो? मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट को हिंदी में बोला जाता है निर्यात। एक्सपोर्ट को हिंदी में बोला जाता है निर्यात। और जब भी मैं निर्यात की बात करूंगा तो मैं इसे ए से डिकोड करूंगा, ए से आपको प्रदर्शित करूंगा। यहां पर भारत का व्यापार शेष विश्व के साथ हो रहा है। शेष विश्व में अमेरिका भी आ जाएगा, चाइना भी आ जाएगा, जापान भी आ जाएगा, जर्मनी भी आ जाएगा। जहां पर हमें जो चीज मिलेगी हम वहां से ले लेंगे, है ना। इजराइल है, इराक है, ईरान है, जहां से गल्फ कंट्रीज से क्रूड ऑयल वगैरह मंगाने की बात है, सब कुछ। तो एक्सपोर्ट किया, ठीक है। अब हम शेष विश्व से कुछ मंगाते भी होंगे। जैसे मैंने बोला गल्फ कंट्रीज से हमने पेट्रोलियम उत्पाद मंगाए हैं, है ना, पेट्रोलियम उत्पाद मंगाए हैं, ठीक है। तो आप यहां पर देखोगे तो एक्सपोर्ट जो हो रहा है, निर्यात जो हो रहा है, और ये जो आयात हो रहा है, आयात को हम क्या बोलते हैं? इंपोर्ट बोलते हैं। ये इंपोर्ट मतलब आयात। और मैं आयात को इंपोर्ट को बी से लिखूंगा। जब आयात और निर्यात बराबर हो, मतलब कहने का जब आयात इज इक्वल टू निर्यात हो, या इंपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट हो, या एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट हो, तब ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? भुगतान संतुलन कहलाती है। मैंने बोला ए बराबर बी जब हो तब इस स्थिति को आप क्या बोलते हो? तो इस स्थिति को हम बोलते हैं भुगतान संतुलन। अच्छा, मतलब हम बैलेंसिंग पोजीशन पर हैं, हमें किसी का कर्जा नहीं देना है। हमने जितना एक्सपोर्ट किया था उतना ही हमने इंपोर्ट कर लिया है। जितना हमने एक्सपोर्ट किया था उतना ही हमने इंपोर्ट कर लिया है। आइए ध्यान से सुनते हैं। यहां पर मैंने एक सेंटेंस बोला था कि बात होगी तो एक वित्तीय वर्ष पर होगी। मैंने एक बात बोला है आपको कि बात होगी तो एक वित्तीय वर्ष पर होगी, ठीक है। बात होगी तो एक वित्तीय वर्ष पर होगी। मान लो कि जो निर्यात है वो 1 बिलियन यूएस डॉलर है। हमने क्या किया है? तो 1 बिलियन यूएस डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है, निर्यात किया है। और अगर मैं बी की बात करता हूं तो 1 बिलियन डॉलर जो है वो हमने मंगाया है दूसरे देशों से। 1 बिलियन डॉलर का सामान जो है हमने भेजा, और 1 बिलियन डॉलर का सामान जो है हमने मंगाया। और यूएस डॉलर में मैं बात कर रहा हूं, है ना। तो 1 बिलियन यूएस डॉलर का हमने सामान मंगाया था, और 1 बिलियन यूएस डॉलर का सामान हमने भेजा था। भेजने को मैंने एक्सपोर्ट बोला है, मंगाने को मैंने इंपोर्ट बोला है। तो आप देखो, एक का ही भेजा था, एक का ही मंगाया है, मतलब कहने का कि ए बराबर बी है। और इस स्थिति को मैंने क्या बोला है? बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन बोला है। तो ये बात आप थम्स अप करके बता दो कि हमें सर इतनी बात समझ में आ गई है कि अगर भारत की जगह कोई अन्य देश भी हो सकता था, और यहां पर शेष विश्व मतलब भारत बस को छोड़ना है, यहां पर बाकी सारी कंट्रीज यहां पर मैंने लिख दी हैं एक तरीके से सांकेतिक रूप में। तो भारत जो शेष विश्व के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है उसका अगर बैलेंस अगर निकाल के देखा जाए तो इंपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट जब होता है तब उस स्थिति को भुगतान संतुलन कहते हैं। ये तो हमने मोटा मोटा समझा कि भाई भुगतान संतुलन हमें समझ में आया। सवाल किस तरीके से आते हैं जब आप पूरा समझोगे तब आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, है ना, तब आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। आइए जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, है ना, जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो भुगतान संतुलन में हमें दो टाइप का क्या मिलता है, एक तो अनुकूल भुगतान संतुलन मिलता है और एक प्रतिकूल भुगतान संतुलन मिलता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे कि ये हमें दो टाइप से मेजरली देखने को मिलता है। एक तो हमें मिलता है अनुकूल भुगतान संतुलन और एक हमें मिलता है प्रतिकूल भुगतान संतुलन। सर इसका मतलब क्या है? नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। हमेशा किसी देश की अगर आपको आर्थिक स्थिति को देखना है, अगर आपको किसी देश की आर्थिक स्थिति को देखना है तो आप ये देखिएगा कि वो देश ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है।
मतलब एक्सपोर्ट मतलब निर्यात कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो निर्यात आयात से ज्यादा कर रहा होगा तो वो अनुकूल स्थिति होगी, और अगर वो आयात ज्यादा कर रहा होगा अपेक्षाकृत निर्यात के, मतलब आयात ज्यादा है, मंगा ज्यादा रहा है, मंगाएगा तो फिर अपने यहां से पैसा भी भेजेगा, और निर्यात कम कर रहा है, निर्यात कम कर रहा है मतलब अपने पास पैसा आ ही नहीं रहा होगा, कम आ रहा होगा। तो जब आयात की तुलना में निर्यात ज्यादा होता है तब अनुकूल भुगतान संतुलन होता है, और जब निर्यात की तुलना में आयात ज्यादा होता है तब प्रतिकूल भुगतान संतुलन होता है। अगर आयात ज्यादा तो प्रतिकूल हो जाएगा, और अगर निर्यात ज्यादा तो अनुकूल हो जाएगा। एक होता है प्रतिकूल और एक होता है अनुकूल, है ना। अनुकूल अनुकूल हो गया था प्रतिकूल भुगतान संतुलन, प्रतिकूल भुगतान संतुलन। ठीक है सर, हम इतनी बात समझ गए। अब मैंने आपको वहां पर ए और बी कुछ बताया था, हाँ ए और बी हमने कुछ पढ़ा था। अब वो यहां पर काम आने वाला है। कैसे काम आने वाला है? अगर ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी का मतलब क्या है कि अगर निर्यात ज्यादा है, किससे निर्यात ज्यादा है? बी से। बी को मैंने आयात बोला था, हाँ। तो अगर निर्यात ज्यादा है आयात कम है तो अनुकूल भुगतान संतुलन होगा। और अगर यहां पर आपका बी ज्यादा है ए से, या मैं साइन उल्टा कर दूं कि बी ज्यादा है ए से, तब यहां पर अगर देखा जाए कि निर्यात क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और आयात क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे? प्रतिकूल भुगतान संतुलन। आप मुझे बताइए, आपके पास दो ऑप्शन है, व्यापार अधिशेष की स्थिति क्या होती है? मैंने आपसे बोला व्यापार अधिशेष की स्थिति बताओ। तो व्यापार अधिशेष की स्थिति जो होती है ये आपका अनुकूल व्यापार संतुलन होता है। कहने का मतलब सिंपल सा है कि जब निर्यात ज्यादा होता है आयात से, उस स्थिति में ही हमारा क्या होता है? व्यापार अधिशेष होता है। उस स्थिति में ही हमारा क्या होता है? तो व्यापार अधिशेष होता है। एक बार सभी लोग थम्स अप करके बता दो कि हाँ सर, हमें इतनी बातें भी समझ में आ गई हैं कि जो भुगतान संतुलन आप दो टाइप से बता रहे हो, एक अनुकूल और एक प्रतिकूल, ये भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब आप हमें वो बताइए कि जो क्रेडिट साइड्स और जो है आपका डेबिट साइड है। क्रेडिट साइड का मतलब भारत से, मतलब भारत में पैसा कैसे आता है, और डेबिट साइड में है भारत से कैसे पैसा जाता है। तो दोनों चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी। तो भुगतान संतुलन में हमें साइडें देखनी है, दो साइडें हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड है। एक चार्ट बनाऊंगा, उसमें आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। आप मुझे बताइए, क्या केवल वस्तु का लेन देन होता है? नहीं, वस्तु और सेवा का लेन देन होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आपको समझ में आएगा। जैसे कोई कंपनी है, भारत की कंपनी है, उसने विदेश में पैसा लगा के रखा है। कोई व्यक्ति है, उसने विदेश में पैसा लगा के रखा है। कोई विदेशी है, उसने भारत में पैसा लगा के रखा है। कोई विदेशी है जो हर महीने हर साल भारत में पैसे भेज रहा है। तो ये सारी चीजें यहां पर तुम्हें डिस्कस करते हुए मैं नजर आऊंगा। तो एक बार सभी लोग थम्स अप करके बता दीजिए और अपनी संख्या को बढ़ा लीजिए, है ना, और अपनी जो है संख्या को बढ़ा लीजिए। चलो, अब जब साइटें की बात करते हैं, साइड्स कैसे हम देखते हैं, बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आएगा। अगर मैं भुगतान संतुलन में देखूं तो एक तो होता है क्रेडिट पक्ष, एक तो होता है क्रेडिट साइड, एक तो होता है क्रेडिट साइड, है ना, और एक होता है डेबिट साइड, एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड, एक होता है डेबिट साइड। सर ये क्रेडिट और डेबिट साइड का हिंदी में अर्थ बताइएगा, हिंदी में अर्थ क्या होता है? क्रेडिट साइड का मतलब होता है कि पैसा कैसे आता है, पैसा कैसे आता है ना, कहां पर आता है? तो भारत में पैसा कैसे आता है ना, पैसा कैसे अन्य देशों से आ रहा है या पैसा कैसे आता है, बस। और यहां पर हमें यह पता करना है पैसा कैसे जाता है, पैसा कैसे जाता है, पैसा कैसे अन्य देशों में जाता है, पैसा कैसे अन्य देशों में जाता है। अपनी भाषा एकदम हम यूज कर रहे हैं, है ना। और पैसा कैसे अन्य देशों से आता है, अन्य देशों से आता है, अन्य देशों से आता है। चलिए सर बताइए आप, अगर मैं किसी चीज का एक्सपोर्ट करता हूं, अगर मैं किसी चीज का एक्सपोर्ट करता हूं, मान लो मैंने किसी वस्तु का एक्सपोर्ट किया, निर्यात किया,
तो पैसा आएगा या जाएगा। मैंने भारत ने अमेरिका को मान लो कुछ टन गेहूं बेचा, कुछ टन गेहूं एक्सपोर्ट किया, तो जो वस्तु मैंने एक्सपोर्ट करी है, जो वस्तु का मैंने निर्यात किया है, इससे भारत में पैसा आएगा कि जाएगा। तो ये क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा या डेबिट साइड में, मुझे बताइएगा। मैंने निर्यात किया है किसी वस्तु का, अगर मैं किसी वस्तु का निर्यात करता हूं तो पैसा भारत में आएगा या पैसा भारत से बाहर जाएगा, बताइए मुझे। क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा या डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। अगर किसी वस्तु का निर्यात होता है, अगर किसी वस्तु का निर्यात होता है तो वो क्रेडिट साइड में या फिर डेबिट साइड में, फटाफट से बताइएगा। और इसी से तुम्हें दृश्य और अदृश्य मदें भी समझ में आ जाएंगी। क्रेडिट साइड में, है ना, क्रेडिट साइड में, क्योंकि पैसा हमारे पास आ रहा है। अगर अमेरिका हमसे सीला डेबिट कैसे हो जाएगा, है ना, डेबिट कैसे हो जाएगा। हमने गेहूं बेचा और गेहूं बेचने के बाद हमारे पास पैसा आया तो वो क्रेडिट हुआ ना, पैसा तो हमारे अकाउंट में क्रेडिट होगा ना। अहमद अली ने, अनीता ने बिल्कुल सही बोला है। तो मैंने यहां पर बोला वस्तु का निर्यात, अगर मैं किसी गुड्स का एक्सपोर्ट करता हूं तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, मैंने गेहूं अमेरिका को भेजा है, हाँ, मैंने गेहूं जो है वो क्या किया है, गेहूं अमेरिका को निर्यात किया है, गेहूं अमेरिका को निर्यात किया है एग्जाम्पल के तौर पर। तो निर्यात किया है तो पैसा तो अमेरिका हमें देगा ना, अमेरिका भारत को उसके बदले पैसा देगा। अमेरिका जो है भारत को क्या देगा, यूएस डॉलर देगा, यूएस डॉलर देगा। तो ये यूएस डॉलर दे रहा है, मतलब भारत के पास पैसा आ रहा है। यही तो है कि पैसा कैसे अन्य देशों से आता है। जब तुम किसी वस्तु का निर्यात करोगे तो भारत में पैसा आएगा। ये वाला पॉइंट सबको समझ में आया, ये वाला पॉइंट सबको समझ में आया। तुम्हारे हो गए हैं दिमाग खराब, डेबिट वाले तुम्हारे हो गए हैं दिमाग खराब, है ना। मैं बोल रहा हूं क्रेडिट, फिर भी तुम डेबिट बोलते जा रहे हो, फिर भी तुम डेबिट बोलते जा रहे हो। क्रेडिट होगा ना भैया, गेहूं अमेरिका को निर्यात किया है, अमेरिका उसके बदले में पैसा दे रहा है, और पैसा अगर भारत में आ रहा है तो भैया पैसा आ रहा है मतलब ये क्या है, तो पैसा आ रहा है मतलब ये क्रेडिट है। अब मान लो किसी डॉक्टर इंजीनियर ने, है ना, मान लो किसी डॉक्टर इंजीनियर लॉयर ने सेवाएं दी हैं, किसी अध्यापक ने सेवाएं दी हैं, तो अगर मैं किसी सेवा का निर्यात करूंगा, कोई इंजीनियर है, उसने सेवाएं दी हैं, तो उसको बदले में पैसा मिलेगा। हाँ, तो सेवा के निर्यात से भी क्या होता है, तो सेवा के निर्यात से भी भारत में पैसा आता है। अब मैं बोलता हूं कि भैया जो विदेशी है ना, विदेशियों ने अनुदान दिया है, विदेशियों ने अनुदान दिया है, ग्रांट्स दिए हैं, अनुदान, तथा मान लो कुछ उपहार दिया है, उपहार दिया है, अनुदान दिया है। तो अगर कोई विदेशी अनुदान देता है और मान लो या फिर उपहार देता है तो वो विदेशी, तो विदेशियों ने अगर अनुदान दिया है, ग्रांट्स दिए हैं, गिफ्ट दिए हैं, तो वो आएगा तो भारत में। मैंने बोला ना पैसा कहां से आता है वो सब क्रेडिट साइड्स में लिखना है, और नंबरिंग नहीं भूलना है, नंबरिंग नहीं भूलना है। पहले में वस्तु का निर्यात करना है, दूसरे में सेवा का निर्यात करना है, और तीसरे में विदेशियों से कुछ अनुदान लेना है। अनुदान को मैं भीख बोलता हूं कि जो भीख दी जाती है, हम गरीब हैं, चलो मैं तुम्हें कुछ अनुदान दे देता हूं, तुम अपनी क्या कर लो, अपने लिए कुछ सामान खरीद लो, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लो, ताकि तुम्हें संतुष्टि मिल सके, है ना, ताकि तुम्हें जो है उपभोग करोगे तो तुम्हें थोड़ी सी खुशी मिलेगी, तुम्हें थोड़ी सी संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि कल्याणकारी, जब मैं आपको कल्याण केंद्रित अर्थव्यवस्था पढ़ाऊंगा या अर्थशास्त्र पढ़ाऊंगा, तब उसमें यही सारी चीजें बताऊंगा कि कल्याण केंद्रित अर्थव्यवस्था, कल्याण केंद्रित अर्थशास्त्र में यही बातें होती हैं। तो विदेशियों ने अनुदान दिया है, अनुदान मतलब ग्रांट से मदद करना है एक तरीके से, और अगर इच्छा हो तो हम वापस कर सकते हैं, और अगर इच्छा नहीं है तो वापस मत करना तुम, ठीक है। और उपहार तो ऐसा है कि जैसे मैंने तुम्हें उपहार दिया तो उसके बदले में तुम उपहार दो, ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो विदेशियों ने अनुदान तथा उपहार दिया। नंबरिंग याद रखना है, नंबरिंग नहीं भूलना है। चौथे नंबर पर आपको याद रखना है कि मान लो विदेशों में लगी भारतीय पूंजी, है ना, अब मैं इसको समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। विदेशों में लगी भारतीय पूंजी, भारतीय पूंजी, है ना, से प्रेषित आय, से प्रेषित आय, इसको मैं अच्छे से समझाने वाला हूं आगे वाले पेज पर, इसी पेज पर समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए बहुत ध्यान से। मैंने बोला विदेशों में लगी भारतीय पूंजी से प्रेषित आय। सर हमें ये सेंटेंस तो समझ में ही नहीं आया,
हमें सेंटेंस ये समझ में नहीं आया। आपने क्या आप मुझे ये बताइए, रेंज रोवर का नाम सुना है? गाड़ी है, मोदी जी चलते हैं उससे। क्या आपने रेंज रोवर का नाम सुना है? एक कार है, लग्जरी कार है रेंज रोवर। क्या आपने जगुआर का नाम सुना है? जगुआर भी कार है। तो अगर ये कंपनियां हैं, ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं, कार की कंपनी है, अगर मैंने उन पर इन्वेस्ट किया, उन पर कुछ पैसा लगाया, रेंज रोवर और जैगवार जो है ये कारें हैं, ठीक है, इन पर मेरा कुछ पैसा लगा हुआ है, तो पैसा लगा है, अगर इस कंपनी को लाभ होगा तो मैं भी तो उसका शेयर होल्डर हूं, मुझे भी तो उसका पैसा मिलना चाहिए, मुझे भी तो उसका इनकम से कुछ शेयर मुझे भी तो होगा, उसमें इनकम का कुछ पार्ट मुझे भी तो मिलेगा। हाँ सर। तो अगर मैंने विदेशों में कोई कंपनी लगी है और उसमें मैंने मान लो भारतीय पूंजी लगाई, मतलब मैंने पूंजी लगाई है, भारत सरकार ने पूंजी लगाई है, तो उससे जो भी इनकम होगी वो विदेशी भेजेगा। वो जो रेंज रोवर और जैगवार बनाने वाली कंपनियां हैं, ऑटोमोबाइल्स कंपनी बोला जाता है, तो वो जो कंपनियां हैं वो हमें देंगी। ऑटोमोबाइल्स का मतलब जो कार वगैरह बनाती है उनको ऑटोमोबाइल्स कंपनियां कहा जाता है। तो रेंज रोवर और जैगवार में अगर भारत की पूंजी लगी है और अगर रेंज रोवर और जैगवार फायदे में हैं, तो वो भारत को पैसा भेजेंगी, बोले भैया ये तुम्हारा हिस्सा है, जितनी तुमने पूंजी लगाई थी उसका कुछ परसेंट तुम भी रखो। उस हिसाब से, उस रेशो में, उस अनुपात में भारत को भी फायदा होगा। तो विदेशों से भारत में पैसा आया ना? हाँ सर। क्योंकि क्रेडिट साइड का मतलब ही क्या है कि पैसा अन्य देशों से भारत में लाना है, और हम अगर किसी देश में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिटर्न हमें 100% मिलेगा, या तो लाभ होगा या हानि होगा। यहां पर प्रेषित आय लिखा है, अगर लाभ की स्थिति में होगा तो वो हमें उसका प्रॉफिट में कुछ हिस्सा जरूर देगा, क्योंकि हमने उसमें इन्वेस्ट करा था। ठीक है सर, हम इतनी बात भी समझ गए। अगला होता है एनआरआई। एनआरआई की जमा, है ना, जैसे कई लोग हैं यहां पर एनआरआई के रूप में यहां पर इन्वेस्ट करके, या एनआरआई जो है वो कई सारे लोग यहां पर जमा करते हैं। इसके अलावा यहां पर कई सारे फॉरेन, आपने पढ़ा भी है कि कई लोग यहां पर क्या करके रखे हुए हैं, निवेश करके रखे हुए हैं, है ना। जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट्स होती हैं, भोपाल में हुई थी अभी, है ना, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट्स होती हैं, उसमें विदेशी आते हैं, और विदेशी हमारे यहाँ के, जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने, विदेशों में लगी भारतीय पूंजी से प्रेषित आए। अडानी अंबानी गए और उन्होंने जैगवार और मान लो रेंज रोवर, या हमारे रतन टाटा गए, उन्होंने रेंज रोवर और जैगवार में इन्वेस्ट किया, है ना, तो उनको प्रॉफिट मिलेगा, तो आएगा तो पैसा भारत में, भारत सरकार बोलेगी रतन टाटा जी से कि भैया आपने जो है इतना पैसा कमाया है उस पर हमें टैक्स दो, है ना। ऐसे ही विदेशी निवेश है, फॉरेन के व्यक्ति या फॉरेन के जो उद्यमी होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर पर कई इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, तो यहां पर विदेशी निवेश से भी पैसा आएगा। अगला होता है 7वें नंबर पर कि पैसा जब कहीं से ना आ रहा हो तो फिर हमें लेना पड़ता है लोन। ऋण की जब बात होती है तो ऋण हम कई जगह से ले सकते हैं। हमारे पास एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हमारे पास एक संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक, हमारे पास एक संस्था है जिसका नाम है एडीबी, आसियान डेवलपमेंट बैंक, और हमारे पास कई सारे देश भी होते हैं जो हमें जब जो क्या करते हैं, लोन दे देते हैं। अन्य देश भी हमें क्या दे देते हैं, ऋण दे देते हैं कि भैया तुम अभी मान लो युद्ध से निकले हो, युद्ध से उभर नहीं पा रहे हो, या कुछ भी कंडीशंस हैं, है ना, बाढ़ आ गई है, सूखा पड़ गया है, भूकंप फट गया है, कोई भी आपदा है, डिजास्टर है, क्योंकि वो बिन बताई आती है, तो उस स्थिति में अन्य देश हमारे यहाँ पर कर्जा हमको देने के लिए तैयार रहते हैं। तो क्रेडिट साइड्स मतलब पैसा कैसे अन्य देशों से हमारे देश में आता है, ये 7 चीजें होती हैं, इन तरीकों से पैसा आ सकता है। आपको क्रम याद रखना पड़ेगा, 1 से लेकर 7 आपको क्रम याद रखने पड़ेंगे। अगर आप क्रम भूलते हो तो दिक्कत में फंस जाओगे। क्रम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इस क्रम से ही मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, इस क्रम से ही मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आपके बहुत काम आने वाली है, जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। एक बार सभी लोग थम्स अप करके बोलो कि सर हमें क्रेडिट साइट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं, अब आप डेबिट साइट्स पर चर्चा करो, अब आप डेबिट साइट पर चर्चा करो। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी क्लास में जुड़ें।
वेरी गुड। चलो आप मुझे बताओ, ध्यान से बताना, यहां पर मैंने किसी वस्तु का निर्यात किया था, बस जहां जहां निर्यात उल्टा करना है, बस इसका उल्टा करना है डेबिट साइड्स पर। कैसे उल्टा करेंगे मैं बताता हूं, उल्टा कैसे करना है मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर हमने वस्तु का निर्यात किया था, इस तरफ क्या करोगे, वस्तु का आयात करोगे। एक नंबर पर हमने क्या कर दिया, वस्तु का आयात। जब हम यहां से क्या कर रहे थे, तो अमेरिका को गेहूं भेज रहे थे, अब हम अमेरिका से गेहूं मंगाएंगे, अमेरिका से गेहूं मंगाएंगे, तो अभी अमेरिका हमें पैसा दे रहा था, अब हमें अमेरिका को पैसा देना पड़ेगा। कंडीशन दोनों अलग अलग हैं। यहां पर अमेरिका को हम गेहूं दे रहे थे, अमेरिका हमें पैसा दे रहा था, अब अमेरिका हमें गेहूं दे रहा है और हम अमेरिका को पैसे दे रहे हैं, क्योंकि हमने इंपोर्ट किया है, हमने आयात किया है, और गेहूं एक वस्तु है। ठीक है, अमेरिका का किसी डॉक्टर ने मेरा इलाज किया है, अमेरिका के किसी डॉक्टर ने मेरा इलाज किया है, किसी इंजीनियर ने एक मुझे क्या बनाकर दिया है, तो आउटलाइन या कुछ डिजाइन बनाकर दिया है, तो उसकी मैंने सर्विसेज ली हैं, और अगर मैंने उसकी सर्विसेज ली हैं, सेवा का अगर मैंने इंपोर्ट किया है, तो जब मैंने सर्विस का या सेवा का इंपोर्ट किया तो मुझे उसको पैसा देना पड़ेगा, और मैं पैसा दे रहा हूं, मैं तो भारत का हूं, तो भारत ने किसी अन्य देश में पैसा दिया, हाँ, मतलब भारत से पैसा बाहर गया, हाँ। पैसा कैसे आता है, पैसा कैसे जाता है, यहां पर पैसा जाने की बात होगी, यहां पर पैसा आने की बात हुई थी। अगला मैंने बोला है कि विदेशियों ने अनुदान तथा उपहार दिए हैं, तो क्या हम अनुदान और उपहार विदेशियों को नहीं दे सकते क्या, हम गरीब हैं क्या, ऐसा नहीं, हम भी देंगे, है ना। तो भारतीयों द्वारा अनुदान व उपहार, अनुदान व उपहार देना, भारतीयों द्वारा उपहार व अनुदान देना। ठीक है, यहां पर क्या था, विदेशियों से अनुदान तथा उपहार प्राप्त करना, और अब हम क्या कर रहे हैं, भारतीयों द्वारा अनुदान व उपहार दे रहे हैं, भारतीय दे रहे हैं। अगला, विदेशों में लगी भारतीय पूंजी, विदेशों में लगी भारतीय पूंजी, विदेशों की जगह कर दो भारत में, और भारत में लगी भारतीय पूंजी, भारत में लगी विदेशी पूंजी, इसका मतलब क्या मैं बता रहा हूं, है ना। और विदेशी पूंजी से प्रेषित आय, विदेशी पूंजी से प्रेषित आय, ये हमें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जैसे यहां पर कोको कोला का एक मान लो प्लांट लगा है, कोका कोला, कोको कोला का या कोका कोला का प्लांट लगा है, और इसके अलावा सैमसंग का प्लांट लगा है, और यहां से ये सब विदेशियों ने पूंजी लगाकर रखी है, तो इस पर जो आय होगी वो हमें भेजना पड़ेगा, इस पर जो आय होगी वो हमें भेजना पड़ेगा। जी सभी को वेरी गुड इवनिंग, है ना। इसके अलावा 5वें नंबर पर हमने देखा था एनआरआई की जमा, एनआरआई की जमा मतलब जब भैया कोई विदेशी है और हमारे यहां पर कुछ जमा करके रख रहा है, तो ऐसा हम यहां पर बोलेंगे कि भैया जो विदेशी नागरिक हैं, विदेशी नागरिक जो हैं अपने देश में पैसा भेजते हैं, है ना। जैसे यहां पर एनआरआई की जमा हो गई, ऐसे ही विदेशियों द्वारा विदेशियों द्वारा अपने देश में पैसा भेजना, अपने देश में पैसा भेजना, ये हो गया 5वें नंबर पर। 6वें नंबर पर है विदेशी निवेश, पैसा आया था, पैसा आया था, और यहां पर हो जाएगा 6वें नंबर पर भारतीय द्वारा विदेश में निवेश, यहां पर विदेशी निवेश है और यहां पर भारतीयों द्वारा विदेश में निवेश, पैसा चला गया, पहले विदेशी हमारे यहां पर निवेश कर रहे थे, और जब हम लोन ले सकते हैं तो लोन दे भी सकते हैं। ऋण देना, यहां पर क्या था, ऋण लेना, और यहां पर क्या है, ऋण देना। अगर कोई पॉइंट आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो तो पूछिएगा। पैसे विदेश जाएंगे, चलो प्रियंका, गायत्री, अनीता, पारू, उर्मिला, कृष्णा, जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं, शुभम, मंजू, अमित, अहमद, शीला,
जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं, इतनी बात समझ में आ गई? रूपा, प्रताप, सुमन, लता, इतनी बात समझ में आई? हाँ या ना में सभी लोग जवाब दीजिए। और अगर कोई डाउट है तो पूछिएगा। एप्लीकेशन पर आज पहली क्लास लेने जा रहा हूं, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र की केवल आज परिभाषाएं चलेंगी, और अर्थशास्त्र के परिभाषाओं में भी हम उसको बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, जो कि दृष्टिकोण बताए जाते हैं, है ना, जो कि अर्थशास्त्र के केवल दृष्टिकोण बताए जाते हैं, जैसे आवश्यकता विहीन, दुर्लभता प्रधान, विकास आधारित, है ना, और इसके अलावा कल्याण केंद्रित, धन केंद्रित, है ना। तो हम थोड़ा सा बारबारा बूटन ये सब हम पढ़ेंगे आज। श्रीमती बारबारा बूटन ने क्या कहा है कि जब 6 अर्थशास्त्री मिल जाते हैं तो 7 मत देते हैं, है ना। जब जहां 6 अर्थशास्त्री होते हैं, उन्होंने बोला है, वहां पर 7 मत होते हैं। गुड इवनिंग पारगी भील जी, नमस्ते भैया। तो इतनी बात समझ में आई? ये क्रेडिट साइड समझ में आया कि पैसा कैसे अन्य देशों से आता है। तो मतलब यहां से हमें क्या करना है? निर्यात की बात करना है, और यहां से हमें क्या करना है? आयात की बात करना है। तो अगर मैं बोलूं कि जैसे गेहूं आ रहा है, गेहूं जा रहा है, समझना मेरी बात को। मैंने बोला वस्तु का निर्यात, मेरी बात को ध्यान से समझना। ये भारत है, भारत के पास खूब गेहूं आया, ये गेहूं है, ये जा रहा है, और ये कहां जा रहा है? अमेरिका। यहां पर एक बंदरगाह होगा, इस बंदरगाह में एक जहाज खड़ा होगा, है ना। यहां पर एक बंदरगाह होगा, बंदरगाह पर जहाज खड़ा होगा। तो जब जहाज में गेहूं, यहां पर गेहूं जो है, जब गेहूं जहाज के ऊपर लदा होगा, तब ये तुम्हें दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा? हाँ या ना में जवाब दो। ये तो हो गया वस्तु का निर्यात। अब मैंने बोला वस्तु का आयात, अब मैंने बोला वस्तु का आयात, मैंने बोला वस्तु का आयात। ये भारत है, ये अमेरिका है। अब कंडीशन दूसरी हो गई है, अमेरिका से गेहूं आ रहा है ना, क्योंकि अमेरिका से गेहूं आ रहा है। देखो यहां पर भारत, अमेरिका ने क्या दिए होंगे? पैसे, पैसे आ रहे हैं, और गेहूं जा रहा है। ऐसे बच्चों टाइप पढ़ा रहा हूं तुम्हें, है ना। यहां पर गेहूं आ रहा है, यहां पर गेहूं आ रहा है ना। और यहां से अगर देखा जाए तो यहां से क्या जा रहे हैं? यहां से पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, समझाने के तौर पर। पैसे जा रहे हैं समझाने के तौर पर, केवल समझाने के तौर पर, है ना। ठीक है, और ये एक वित्तीय वर्ष में ही होगा। ये यहां पर अमेरिका का कोई बंदरगाह होगा, यहां पर जहाज खड़ा होगा, इस जहाज से। तो मुझे बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या गेहूं का रिकॉर्ड बंदरगाह पर किया जा सकता है? रिकॉर्ड मतलब कितने टन जा रहा है, क्या तुम्हें गेहूं दिखता है या नहीं दिखता है? क्या गेहूं का रिकॉर्ड बंदरगाह पर किया जा सकता है? हाँ या ना में जवाब दो। क्या गेहूं का रिकॉर्ड बंदरगाह पर किया जा सकता है? हाँ, उर्मिला जी ठीक है, प्रशांत जी। मैंने पूछा क्या गेहूं का रिकॉर्ड बंदरगाह पर किया जा सकता है, मतलब तुम्हें दिख रहा है कितने टन गेहूं जा रहा है? यूपी टीजीटी को नहीं पढ़ाते, ये एक ही है ना। हाँ, हिस्ट्री यूपी टीजीटी का आप पढ़ सकते हो एप्लीकेशन पर। सब्जेक्ट तो एक ही होता है, आप कॉमन टॉपिक देख लीजिए। अगर वहां पर भुगतान संतुलन होगा तो भुगतान संतुलन आपके काम का है, ठीक है। मुझे बताओ सभी लोग, जितने लोग देख रहे हो, तुम लोग जीवित भी रहते हो कि नहीं रहते हो? तुम लोग एनर्जेटिक रहते हो कि नहीं रहते हो? मुझे ये समझ में नहीं आता, तुम लोगों से हाँ नाम नहीं बोला जा रहा यार, है ना। क्या गेहूं का रिकॉर्ड, उर्मिला सस्ते का कहना है नहीं। कैसे नहीं? गेहूं दिखता नहीं है क्या? हवा में आ जाता है, अदृश्य रहता है, वो जादू है क्या? जादू मूवी वाला गेहूं देखा हो वो, है ना, गायब। अरे यार बिल्कुल एंट्री हो सकती है उसकी, है ना। हम इसको गेहूं का रिकॉर्ड बंदरगाह पर किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, यस, है ना। गेहूं का रिकॉर्ड बंदरगाह पर किया जा सकता है। तो जिसका रिकॉर्ड बंदरगाह पर
किया जा सके, जिसका रिकॉर्ड बंदरगाह पर किया जा सके, है ना। मतलब कितना आया है, प्राप्तियां व भुगतान, प्राप्तियां व भुगतान का रिकॉर्ड, मतलब कितना रिसीव्ड हुआ है और कितना हमने पेमेंट किया है। तो प्राप्तियां व भुगतान का रिकॉर्ड बंदरगाह पर है, हाँ है ना, हाँ है। तो ये कैसी मद होगी, दृश्य या अदृश्य, बताओ जरा। ये दिख रही है या नहीं दिख रही है, ये दृश्य मद के अंतर्गत आएगा या अदृश्य मद के अंतर्गत आएगा, फटाफट से कमेंट करके बताओ। ये दृश्य मद के अंतर्गत आएगा या अदृश्य मद के अंतर्गत आएगा। दो टाइप की ही मदें होती हैं, एक दृश्य मदें होती हैं और एक अदृश्य मदें होती हैं। मैंने वस्तु का निर्यात किया है, मैंने वस्तु का, है ना, 1999 है ना, हाँ। दृश्य, दृश्य में आएगा। रेहान ने बोला है, प्रज्ञा ने बोला है कि दृश्य के अंतर्गत, पारू ने बोला है दृश्य के अंतर्गत आएगा। सभी लोग एक बार बोल देते तो ज्यादा अच्छा रहता कि सर ये दृश्य के अंतर्गत आएगा। जिनकी प्राप्तियां व भुगतान का रिकॉर्ड बंदरगाह पर, है ना, हो। तो ये एक सेंटेंस पूरा लिख लीजिए, क्योंकि मदें होती हैं दो टाइप की। अगर मैं आपसे बात करता हूं, क्योंकि ये आगे काम आएगा, अभी जरूर काम नहीं आ रहा, अभी आगे पढ़ाऊंगा तब तुरंत काम आ जाएगा। मदें होती हैं दो टाइप की, एक होती है दृश्य मदें और एक होती है अदृश्य मदें, एक होती है अदृश्य मदें, है ना। प्राप्तियां व भुगतान, प्राप्तियां व भुगतान का रिकॉर्ड, का रिकॉर्ड बंदरगाहों में संभव है, बंदरगाहों में, पोर्ट्स में संभव है। और इसमें क्या हो जाएगा, अदृश्य में प्राप्तियां व भुगतान का रिकॉर्ड, का रिकॉर्ड बंदरगाहों पर संभव नहीं है। बंदरगाह मेन है यहां पर, बंदरगाहों पर संभव नहीं है। अब मैंने बोला कि किसी वस्तु का निर्यात करना है ना, किसी वस्तु का निर्यात करना है। हेलो गाइस, हाँ, रील बना रहे हो, पढ़ ले भाई, प्रशांत सिंह, है ना। मैंने बोला कि किसी वस्तु का आयात निर्यात हो रहा है, तो वो किस में आएगा, दृश्य में या अदृश्य में। किसी वस्तु का आयात निर्यात हो रहा है, वो किस में आएगा, दृश्य में या अदृश्य में, फटाफट से बोलो। किसी वस्तु का आयात निर्यात हो रहा है, क्रेडिट साइड वाला भी लेना है, डेबिट साइड वाला भी लेना है। क्रेडिट साइड का मतलब क्या है, निर्यात हो रहा है। डेबिट साइड का मतलब क्या है, आयात हो रहा है। तो मुझे बताइए क्या करेंगे, दृश्य में आएगा, दृश्य में आएगा, है ना। हाँ, तो मतलब कहने का कि जो हमने नंबरिंग डाली थी उसमें केवल एक नंबर ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं, उसमें केवल हम एक नंबर ही लिख सकते हैं। देखो आप, वस्तु का निर्यात और वस्तु का आयात, क्या सेवा को तुम बंदरगाह पर रिकॉर्ड कर सकते हो, नहीं। डॉक्टर है अमेरिका का, वो अमेरिका में है, मैं इंडिया में हूं, मैंने वीडियो कॉल से परामर्श ले लिया, मैंने कहा सर मुझे कई सालों से माइग्रेन की शिकायत है, सर मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है, सर, है ना, मुझे इस इलनेस से मैं बहुत लंबे समय से मतलब जो है ग्रसित हूं, या मैं बहुत ज्यादा प्रताड़ित हूं, बहुत ज्यादा पीड़ित हूं, तो इसका इलाज आप कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे बकायदा, मैंने उनका जो है मतलब अपॉइंटमेंट लिया और डॉक्टर से परामर्श ले लिया, उन्होंने मुझे ट्रीट कर दिया, मैंने उनका भुगतान कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो क्या इसकी रिकॉर्ड बंदरगाह पर हुआ क्या, इसकी जो रिसीविंग थी या इसका जो पेमेंट था उसका बंदरगाहों में पता चला, हाँ या ना में जवाब देना। सेवा के बारे में, या विदेशियों ने अनुदान भेजा है, कोई उपहार भेजा है, इसका रिकॉर्ड बंदरगाह पर है क्या। क्या भारत में लगी भारतीय पूंजी से जो प्रेषित आय हो रही है, इसका कुछ बंदरगाहों पर है क्या। बंदरगाहों पर इनका नहीं होगा रिकॉर्ड, है ना, इनका रिकॉर्ड जो है वो बंदरगाहों पर नहीं होगा, इनका रिकॉर्ड जो है वो बंदरगाहों पर नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि ये जो पहला वाला है, पहला वाला जो है ये दृश्य मद का उदाहरण है। दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा, तीसरा और चौथा जो है वो अदृश्य मद का उदाहरण है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया दृश्य मद के अंतर्गत केवल पॉइंट नंबर 1 आएगा, पॉइंट नंबर 1 का मतलब क्या है कि वस्तु का निर्यात और आयात। अब मैं तुमसे अदृश्य मद के अंतर्गत बोलूं कि इसमें पॉइंट नंबर 2 भी आएगा, पॉइंट नंबर 3 भी आएगा, पॉइंट नंबर 4 भी आएगा। मतलब कहने का कि 2, 3, 4 ये कैसी मदें हैं
तो 2, 3, 4 जो है वो अदृश्य मदें हैं। और जैसे 2 के में क्या है, तो सेवा का निर्यात आयात है। 3 में क्या है, तो हमने विदेशी जो हैं उन्होंने अनुदान भेजा है हमारे पास में, और जो भारतीय हैं उन्होंने विदेशों में अनुदान भेजा है, गिफ्ट्स भेजे हैं। 4 में क्या है, तो अगर हमारे यहाँ किसी ने इन्वेस्ट या कोई विदेशी पूंजी लगी हुई है तो उससे हम विदेशियों को, है ना, अगर हमने पैसा लगाया हुआ है किसी विदेशी कंपनी में, है ना, विदेशों में लगी भारतीय पूंजी विदेशी कंपनी में अगर भारतीय पूंजी लगी हुई है तो उसका लाभ जो है, और इसके अलावा भारत में अगर कोई विदेशी पूंजी लगी हुई है ना, भारत में कोई विदेशी पूंजी लगी है तो उसका प्रॉफिट हम उनको भेजेंगे, और अगर हमने पूंजी लगाई हुई है तो वो हमें प्रॉफिट भेजेंगे। तो ये 2, 3, 4 कैसी हैं, अदृश्य मद के अंतर्गत है। एक बार इनको सभी लोग स्कैन करो, एक बार सभी लोग इनको स्कैन करो, क्योंकि वहां पर 1, 2, 3, 4 नहीं आएगा, वहां पर ये सारी चीजें आएंगी। एग्जाम में एग्जामिनर जो आपसे पूछेगा वो ये पूछेगा। मेरी बात समझ पा रहे? तो जैसे मैं बोलूं दृश्य मद और जैसे मैं बोलूं अदृश्य मद, पता है तुम्हें? तो क्या होगा, दृश्य मद में क्या आएगा, तो वो ऐसे बोलेगा कि वस्तु का आयात, वस्तु का निर्यात व आयात, वस्तु का निर्यात व आयात, ये कैसी मद है, तो ये है आपका दृश्य मद। और अगर मैंने बोला अदृश्य मद है, अगर मैंने बोला अदृश्य मद है, तो अदृश्य मदों में क्या आएगा, तो अदृश्य मदों में तुम याद रखोगे सेवा का निर्यात व आयात, सेवा का निर्यात व आयात। अगला मैंने लिखूंगा यहां पर, ये दूसरे नंबर पर था तो मैंने दूसरा लिख दिया यहां पर। हालांकि अब इनसे मतलब नहीं है नंबरिंग से, अगर तुम ऐसे लिख रहे हो तो नंबरिंग से कोई मतलब नहीं। इसके अलावा मैंने बोला है आपको सेवा के निर्यात के अलावा कि सेवा का निर्यात व आयात, यहां पर विदेशियों से प्राप्त अनुदान व उपहार, अनुदान व उपहार तथा भारतीयों द्वारा, तथा भारतीयों द्वारा विदेशियों को अनुदान व उपहार प्रदान करना, अनुदान व उपहार प्रदान करना, है ना। ये सब आपको सीखने को मिलेगा एग्जाम हॉल, मतलब सीख यहां पर लो, जब एग्जाम हॉल में जाओगे तब तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा क्या है, विदेश में लगी, विदेश में लगी भारतीय पूंजी से प्रेषित आय, से प्रेषित लगी भारतीय पूंजी से प्रेषित आय, और भारत में लगी, ये दोनों एक साथ आएंगी, है ना, भारत में लगी, भारत में लगी विदेशी पूंजी से प्रेषित आय, प्रेषित आय। तो ये सारी जो चीजें हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं, अदृश्य मद के अंतर्गत, और ये किसके अंतर्गत आती हैं, दृश्य मदों के अंतर्गत, है ना। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, अब अगर मैं आपसे बात करता हूं, रिसीविंग इनकी बंदरगाहों पर संभव है, हाँ, प्राप्तियां व भुगतान। अब मुझे एक बार फाइनल कंक्लूजन कर दो कि हाँ सर कंक्लूड कर दो, प्राप्तियां व भुगतान बंदरगाह पर संभव है, यस एंड नो में जवाब दो बस। प्राप्तियां व भुगतान बंदरगाह पर संभव है, हाँ या ना में जवाब देना है बस, संभव है हाँ या ना, बस। प्राप्तियां व भुगतान बंदरगाह पर संभव है, हाँ या ना, बस हाँ या ना में जवाब दे दो तो समझ जाऊंगा कॉन्सेप्ट क्लियर है। यस जी सर। एंड अब मैं इनका पूछ रहा हूं कि प्राप्तियां व भुगतान, प्राप्तियां व भुगतान, प्राप्तियां व भुगतान बंदरगाह पर संभव है, हाँ या ना में जवाब दो। बंदरगाह पर संभव है, नहीं है, है ना, इसका नहीं है, अदृश्य मदों का नहीं है, अदृश्य मदों का नहीं है, नहीं है। वेरी गुड, है ना, वेरी गुड, बिल्कुल सही हो आप लोग। अब आप देखो ये सारी आपको नंबरिंग पता चल गई है ना। देखो अगर मैंने सेवा का अब मुझे मेरी बात सुनना, अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताना, जैसे मैंने यहां पर लिखा
वस्तु का निर्यात, पैसा आएगा कि जाएगा, पैसा भारत आएगा कि जाएगा, इस शब्द में लिखो आएगा या जाएगा में से दो में से एक उत्तर दो। अगर मैं किसी वस्तु का निर्यात कर रहा हूं तो पैसा आएगा या जाएगा, फटाफट से जवाब दो, फटाफट से जवाब दो, आएगा, ठीक है। अगर मैंने किसी सेवा का निर्यात किया तो पैसा आएगा या जाएगा, पैसा आएगा या जाएगा, आएगा, सभी लोग जवाब दिया करो, हाँ आएगा, आएगा। वस्तु का निर्यात किया तो पैसा आएगा, सेवा का निर्यात किया तो पैसा आएगा। मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं एक सेंटेंस बोलने वाला हूं। जैसे मान लो भारत में, है ना, भारत में जैसे मान लो किसी विदेशी ने भारतीयों को अनुदान दिया है, भीख दी है, अनुदान को मैं भीख बोलता हूं, भीख दी है, अनुदान, या मान लो कोई गिफ्ट दिया है, तो पैसा आएगा या जाएगा, ये मतलब उपहार है या अनुदान है, अगर किसी भारतीय को मिला है तो ये भारत में आया है या भारत से गया है, जवाब दीजिएगा। ये भारत में आएगा कि जाएगा भारत से, कमेंट करके बोलिएगा। विदेशियों ने भारत को कुछ अनुदान दिए हैं, है ना, विदेशी ने या विदेशियों ने भारत को कुछ अनुदान दिया है, ठीक है। मान लो विदेशी कोई कंपनी है, विदेशी कंपनी में अगर मान लो भारतीय पूंजी लगी हुई है, भारतीय पूंजी का कुछ हिस्सा लगा है, भारतीय पूंजी लगी है, भारतीय पूंजी लगी हुई है, तो इससे लगी हुई है, अब ये लाभ की कंडीशन में आ गई है, तो लाभ का जो हिस्सा होगा वो भारत को मिलेगा या नहीं मिलेगा, हाँ या ना में जवाब देना, हाँ या ना में जवाब देना। भारत को यह हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई विदेशी कंपनी है, मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको जगुआर बताया था, मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको रेंज रोवर बताया था। अगर ये कंपनियां हैं विदेश में, अगर ये कंपनियां विदेश में हैं और इन कंपनियों पर मैंने पैसा लगाया है या भारत की सरकार ने पैसा लगाया है, और अगर वो प्रॉफिट में हैं तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा सर जी, ऐसे कैसे नहीं आएगा। मान लो कोई विदेशी है, एनआरआई है, और उसने यहां पर जमा करके रखा है, अगर मान लो एनआरआई है, उसने यहां पर जमा करके रखा है, तो भारत के पैसे में बढ़ोतरी होगी कि कमी, मैं हर तरीके से आपको 360 घुमाऊंगा। एनआरआई ने अगर अपने यहां पर पैसा जमा किया है तो भारत के धन में बढ़ोतरी होगी कि कमी होगी, कमेंट करके बताइएगा। भारत के धन में बढ़ोतरी होगी कि कमी होगी, एनआरआई बढ़ेगा, वेरी गुड, भारत का धन जो है वो बढ़ेगा। अगर हमारे यहां पर किसी ने निवेश किया है, उसने बोला 2000 करोड़ रुपए में भारत में करने वाला हूं निवेश, और तुम्हें पता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है एफडीआई, और एफडीआई होता है एक एफपीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, अलग अलग होता है। पर अगर मैं एफडीआई की बात करूं तो एक ब्राउन एफडीआई होता है, ग्रीन एफडीआई होता है, वो अलग बात हो गई। अभी तो मैं केवल ये बोल रहा हूं कि अगर किसी फॉरेनर ने या किसी विदेशी कंपनी ने हमारे यहां पर इन्वेस्ट किया तो हमारा आर्थिक विकास होगा कि नहीं होगा, हमारे पास, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत सारी चीजें वो तो इनडायरेक्टली हैं। लेकिन आप ये देखो कि अगर कोई निवेश कर रहा है, अगर किसी ने किसी सेक्टर पर निवेश किया है, हाँ सर, है ना, इतनी बात हम बिल्कुल समझ गए। अब इसके अलावा अगर मैंने ऋण लिया है, अगर मैंने ऋण लिया है 1 2 3 4 5 6 7 याद रखना है, अगर मैं कर्जा लूंगा, मेरी जेब में 100 रुपए हैं, 100 रुपए का मैंने कर्जा ले लिया, तो मेरे पास पैसा बढ़ेगा कि घटेगा, मेरे पास पैसा बढ़ेगा या घटेगा। मेरे पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए का मैंने कर्जा ले लिया, तो मेरे पास पैसा बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, है ना, बिल्कुल बढ़ेगा, बढ़ेगा। अब क्या तुम्हें ये इतनी चीजों से तुम भारत में पैसा ला सकते हो, हाँ, इतनी चीजों से तुम भारत में पैसा ला सकते हो, हाँ, क्योंकि यही तो बताया था कि भारत में पैसा कहां से आएगा, पैसा आने के क्या क्या साधन है, ये साधन है, यही तो यहां पर डिस्कस किया है कि पैसा कैसे आता है, पैसा कैसे अन्य देशों से भारत में आता है। और अब ये बताने की आवश्यकता है क्या कि पैसा कैसे जाता है, क्या ये बताने की वर्तमान में आवश्यकता है, अभी आवश्यकता है क्या
कि पैसा कैसे जाता है, ये फिर से डिस्कस करने की आवश्यकता है क्या? बोलिए। ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया, है ना। ये तो अब बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जस्ट तुम्हें उसका उल्टा करना है और 5 मिनट पीछे करके देखोगे तो मैंने वहां पर डिस्कस करते हुए वो भी समझा दिया है। सर, 2 टाइप के खाते होते हैं अगर जब हम भुगतान संतुलन पढ़ते हैं। एक तो आपका व्यापार अधिशेष खाता होता है। क्या इस खाते के बारे में तुम बता सकते हो? जब मैंने आपको बताया था अनुकूल और प्रतिकूल, है ना, जैसे बोला था मैंने कि इनका लेन देन जो हो रहा है देश का अन्य देशों के साथ, या भारत का शेष विश्व के साथ, या किसी देश का अन्य देशों के साथ, या शेष विश्व के साथ, एक वित्तीय वर्ष में जो भी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, जो भी लेन देन हो रहा है, उसका लेखा जोखा रखना ही तो भुगतान संतुलन है। और जब भी लेखे जोखे की बात आती है तो खाता बनेगा, अकाउंट बनेगा। तो व्यापार अधिशेष खाता, चालू खाता, और एक होता है पूंजी खाता। जब ये खाते बनेंगे और देखा जाएगा कि भैया चालू खाते की स्थिति में भारत जो है वो घाटे की स्थिति में है, तो हम उसे बोलेंगे चालू खाता घाटा। फिर हम देखेंगे कि पूंजी खाता की स्थिति में भारत जो है वो घाटे की स्थिति में है, डेफिसिट की स्थिति में है, तो वो बनेगा पूंजी खाता घाटा। पूंजी खाता घाटा। सर, अगर मैं ये चालू खाता की बात करता हूं तो इसमें दृश्य व अदृश्य दोनों मदें आती हैं। अगर मैं बात करता हूं चालू खाता की तो इसमें दृश्य और अदृश्य दोनों मदें आती हैं। अब जब दृश्य और अदृश्य मदें लिख दी हैं तो दृश्य में पॉइंट नंबर 1 आएगा, हाँ। अदृश्य में 2, 3, 4 आएगा, हाँ। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है। ये जब तक नहीं पता चलेगा तब तक आप चालू खाता नहीं बता पाओगे, जब तक आप चालू खाता घाटा नहीं बता पाओगे। तो अगली मुलाकात आपसे कल 5 बजे होगी इकोनॉमिक्स पर, और आज जो है 7 बजे इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन पर पहली क्लास है। जिन विद्यार्थियों को कोर्स ज्वाइन करना है एप्लीकेशन पर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आज पहली क्लास है। आज आपको अर्थशास्त्र की कुछ परिभाषाएं बताई जाएंगी और आपको यह बताया जाएगा कि अर्थशास्त्र की परिभाषाएं जो हैं वो कितने टाइप से, कितने अर्थशास्त्रियों ने, किसी ने बोला है धन केंद्रित होती है, किसी ने बोला है कल्याण केंद्रित होती है। जैसे मार्शल की बात करो तो मार्शल ने है तो कल्याण केंद्रित पर ज्यादा फोकस किया है। किसी ने बोला है विकास केंद्रित होती है, किसी ने बोला है दुर्लभ आधारित होती है। हमारे मेहता जी ने भारतीय दर्शन का सहारा लेते हुए आवश्यकताओं को कम करने की बात करी है। तो हम इन सब पर डिस्कस करेंगे, है ना। एप्लीकेशन पर शाम को 7 बजे इतिहास 7 बजे इकोनॉमिक्स की है और 8 बजे आपका इतिहास की है। थैंक यू सो मच। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, माता पिता का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। प्लीज।